कितने लोग हैं जो कि इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, कितने इस एज ग्रुप में। हम लोग आज तक टेबल बनाते हुए आए हैं, ठीक है। बॉडी का पार्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट जो होता है हमारा वो, तो देखो और एक इम्पोर्टेंट टैग दो तीन और है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद सीएसएस पे चलेंगे। देखो एक टैग है, पहले टेबल टैग देख लेते हैं। टेबल टैग में होता क्या है एक्चुअली में, जैसे हम लोग आज तक टेबल बनाते हुए आए हैं, ठीक है। होता क्या है कि कुछ ऐसे टेबल होता है ना, कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, कुछ हेडिंग्स होते हैं, कुछ कॉलम। देखो ये हो गया एक रो, हो गया ये कॉलम हो गया। इसमें क्या होता है, कुछ हेडिंग होता है, कुछ हमारे बॉडी होता है, कुछ नीचे होता है ना। जैसे देखा होगा कि लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अलग अलग डेटा रखते हैं ना, कि कितने लोग हैं जो कि इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, कितने इस एज ग्रुप में, फिर टोटल लिखा रहता है नीचे। तो ये तीन पार्ट होते हैं। एक तो हमारा हेड का पार्ट हो गया, जिसमें हम हेडिंग वगैरह रखते हैं। दूसरा बॉडी का पार्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट जो होता है हमारा वो फूटर का पार्ट हो जाता है, जिसमें हम फूटर के मतलब टेबल के फूटर को रखते हैं यहाँ पे। तो इसको भी कैसे बनाते हैं हम एचटीएमएल में, वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए बेसिकली एक टेबल करके टैग होता है, ठीक है। टेबल टैग के अंदर क्या करते हैं हम, टेबल टी हेड करके होता है, ठीक है। टेबल हेडिंग बनाने के लिए टी हेड का यूज करते हैं। इसके अंदर हम टेबल हेडिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको रखेंगे। फिर टी बॉडी होता है, जिसमें हम टेबल की जो बॉडी होती है, मतलब हम जो टेबल बना रहे हैं उसकी जो बॉडी होगी हमारे हिसाब से वो रखते हैं। फिर टेबल फूटर होता है, फूट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी टेबल का जो भी हमारा फूटर होता है, तुमने देखा होगा टोटल कितने रुपए हुए, उस शीट वगैरह में अपडेट करते रहते हैं, तो उसको हम क्या फूट में रखते हैं। और हाँ एक चीज और, इनके बिना भी हम बना सकते हैं टेबल, पर इनको यूज करेंगे तो जो क्रॉलर्स होते हैं उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये ठीक है, ये क्लियर आइडिया देते हैं ना कि भाई ये जो है हेडिंग है, ये बॉडी का पार्ट है और ये फुट का पार्ट है। तो ये ठीक है, और डेवलपर भी देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही रखा होगा। इसके बाद क्या होता है कि हमें टेबल में रो क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया रो और कॉलम्स होते हैं, तो टेबल को रो बनाने पड़ते हैं। उसके लिए टी आर टैग यूज होता है टेबल का रो बनाने के लिए। तो अब जैसे टी आर टैग मैंने लिखा तो मुझे क्या मिला, एक टेबल का रो बन गया है, जो हॉरिजॉन्टल रो होता है वो पूरा बन गया, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अलग अलग रो बन गया, तो इसको एक रो ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके कई सारे सेल्स होते हैं हमारे पास, कई सारे रो होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल, देखो टेबल हेडिंग, पहले तो हम हेडिंग में चल रहे हैं। तो टेबल हेडिंग, जैसे रो में अगर हमें हेडिंग का पार्ट रखना है तो हमें टी एच यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक सेल बनाता है छोटा सा, जिसमें हमने हेडिंग से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं। अगर मैं सपोज करो कि कुछ ऐसा रख लेता हूँ कि नेम रख लेता हूँ यहाँ पे, और ठीक है एज रख लेता हूँ, ये हमारा हेडिंग का पार्ट होने वाला है। और दूसरा क्या रख लेता हूँ, स्टेटस रख लेता हूँ कि पास हुआ कि फेल हुआ, ठीक है। ये तीन फील्ड रख लेते हैं। तुम लोग बाद में एक्सपेरिमेंट करना तो अलग अलग चीजें इसमें ऐड कर लेना। देखो और जैसे मैं सेव करता हूँ क्या होता है, हमारे देखो यहाँ पे देखो नेम एज और स्टेटस करके आ गया, तीन तो हेडिंग आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों हेडिंग हो गया, इनके नीचे मुझे इनका डेटा रखना है जो कि बॉडी का पार्ट होना चाहिए, तो बॉडी में रखते हैं। तो इसको भी हम टी आर रखते हैं। टी आर के अंदर क्या करते हैं, टी डी होता है। देखो टी आर मतलब हम फिर से हम अपने बॉडी में रो क्रिएट कर रहे हैं। और टीडी का क्या मतलब होता है कि हम अब फिर से एक सेल बना रहे हैं, मतलब एक फिर से एक बॉक्स जो होता है हमारा, एक कॉलम का जो छोटा रो और कॉलम का जो मैचिंग पॉइंट होता है, वो वाला बॉक्स मतलब सेल बोलते हैं उसको, हम टीडी से बनाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ हेडिंग में हमने टीएस से बनाया था, और ये डेटा है तो यहाँ टीडी टेबल डेटा करके होता है, इससे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है मैं नेम रख लेता हूँ यहाँ पे अंकित। और हाँ देखो जैसा जो तीन यहाँ पे बने हैं ना, वही तीन यहाँ भी होने चाहिए, अदरवाइज हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। क्योंकि हेडिंग तीन तो है, नीचे हमने 10 आइटम रख दिया, तो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। मान लो एज रख देते हैं 20, और स्टेटस रख लेते हैं कि ये पास हो गया, ठीक है। हाँ आर्यन बताओ। सर गलती से हो गई। ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो ये क्या करेगा, अब हमारे टेबल में एक रो क्रिएट करके देगा। देखो नेम, नेम के नीचे देखो अंकित आ गया, एज था 20 आ गया, एज के नीचे स्टेटस था पास आ गया, ठीक है। अगर हम क्या करते, हम यहीं पे एक डेटा और बढ़ा देते, तो देखो हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता पूरा। देख रहे हो पास इधर आ गया, उसके ऊपर का हेडिंग कुछ है नहीं। तो इसीलिए जब भी हम बनाते हैं तो हमारे जितने हेडिंग होते हैं हम ट्राई करते हैं कि उतने ही डेटा रहे। और इसको हम एक से ज्यादा रो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखो हमारे पास एक से ज्यादा रो आ गया। तो अब ये देखो देखो हेडिंग में क्या है, ऑटोमेटिक हेडिंग थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है ना, नेम एज और स्टेटस जो है थोड़ा सा डार्क में होके आ रहा है।
और बाकी जो चीजें हैं ना वो देखो हमें मिल रही हैं, थोड़ी सी लाइटर मिल रही हैं हेडिंग के मुकाबले। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि बॉडी का ही पार्ट है। उसके बाद क्या होता है कि हमने क्या किया, एक दो नाम और रख लेते हैं। सपोज करो कि एस एच रख लेते हैं या फिर कुछ भी रख लें, शिवम भी रख लेते हैं। और एक दो नाम और बता दो। यहाँ पे अभिषेक हो गया, और यश। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, जैसे सब सब पास हो गए, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारा बन गया। अब फुटर में हम क्या रखते हैं, हमारे फुटर में दो जरूरत है कि टोटल कितने पास हुए। तो हमारे पास यहाँ पे दो, एक रो बनाएंगे यहाँ फिर से हम, सॉरी। ठीक है, एक रो बनाएंगे फिर से हम यहाँ पे। और ये रो क्या करेगा बेसिकली, ये रो एक ही रो का जरूरत है हमें। हम चाहते हैं कि नीचे हमारा बन क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए। तो इसमें हमें दो डेटा की जरूरत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टोटल पास। ठीक है, कितने पास हुए, उसके बाद हम बनाएंगे, मान लो चार थे तो चारों पास हो गए, ठीक है। या फिर हम 100% लिख देते हैं। तो देखो होगा क्या हमारे पास, देखो। अब देखो ये जो बॉडी का पार्ट था सब बढ़िया आ रहा था, लेकिन ये फुटर में देखो गड़बड़ हो गया। क्योंकि हमें चाहिए था ना कि जो 100% लिख के आ रहा है वो स्टेटस के नीचे लिख के आया है, वो बाकी ये दो जो कॉलम है ना, ये दो कॉलम, ये टोटल पास इनमें है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम चाहते, देखो हमारे पास तीन हेडिंग था पर हम नीचे दो चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा जो सेल है जो कि दो को कवर कर ले। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन करके। कॉल स्पैन में हम दो तीन पास कर सकते हैं। अगर मैं दो पास करूंगा तो क्या करेगा, ये देखना। देखो टोटल पास क्या किया, ये दो सेल को, मतलब नेम और एज वाले सेल को क्या किया, कवर कर लिया। और 100 जो है ऑलरेडी तीसरे सेल में आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना टेबल बना रहे होते हैं। और इनमें स्टाइलिंग वगैरह हम देखेंगे थोड़ा, मतलब जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली टेबल यही है, और भी एक्सप्लोर कर सकते हो टेबल के बारे में। और बेसिकली सारे टैग्स इतना ही यूज होते हैं टेबल में, और कुछ होगा तो देख लेना। मुझे लगता है इतना ही होते हैं, क्योंकि आज तक मैंने इतना ही देखे हैं। ठीक है। नेहा, तुमको टेबल में शायद दिक्कत था ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना टेबल। Yes, sir. चलो ठीक है, तो टेबल भी हो गया। अब एक टैग, इंपॉर्टेंट टैग होता है जो आई फ्रेम टैग है, जो कि हम यूज करेंगे। आई फ्रेम टैग, ठीक है। आई फ्रेम टैग क्या करता है बेसिकली, हमारे वेबसाइट पे या हमारे पेज पे एक फ्रेम बना के देता है हमें। इसमें क्या होता है कि हम जो भी चीज चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम चाहते हैं, हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहला क्या होता है, मैं पहले क्या बताया था कि ये जो हमने कोड लिखा है ये एक डॉक्यूमेंट होता है। तो इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वेबसाइट पे वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होगा। तो हम किसी वेबसाइट को भी अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। मान लो कि मुझे गूगल को दिखाना है या GoDaddy.com को दिखाना है। तो हम क्या करते हैं हम आई फ्रेम के अंदर देखो एसआरसी करके एट्रीब्यूट होता है, फ्रेम बॉर्डर जीरो लिख दिया, मतलब जो भी फ्रेम बनेगा हमारे साइट पे उसका बॉर्डर जीरो होगा। इसमें देखो हमने लिंक डाल दिया GoDaddy.com का। तो देखो क्या हुआ, एक्चुअली GoDaddy रिफ्यूजेस टू कनेक्ट, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सा अपना एडवांस सिक्योरिटी पर्पज के लिहाज से बनाया होगा। तो कोई ऐसा साइट लगाते हैं जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी ना लगा हो, तो ये लगा देते हैं। तो देखो इसमें अगर मैं इसका लिंक डालता हूँ इस वेबसाइट का, तो क्या होगा ये, देखो ये उस साइट को ना मेरे मेरे ही साइट पे लाके रख देगा। अब देखो ये, अब मैं अपने साइट से उस साइट को चला सकता हूँ इजीली। ये आई फ्रेम का यूजेस होता है। और मैं इसका विड्थ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैं सीएसएस के थ्रू भी ये कर सकता हूँ, पर मैं विड्थ बढ़ा के कर देता हूँ मान लो 100%। और इसका हाइट बढ़ा के कर देता हूँ, मान लो मैं कर देता हूँ 600। ठीक है, 600 कर देता हूँ। देखो होता क्या है, अब देखो ये जो साइट है मेरी, जो भी था ना, मैंने बनाया नहीं इसको, बस आई फ्रेम के अंदर डाला है, लेकिन मैं इसको अपने साइट से चला सकता हूँ बिना किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है, तो ऐसे करके हम देखे होगा कई जगह ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये बेसिकली आई फ्रेम का यूजेस होता है। आई फ्रेम के अंदर हम देखा होगा पीडीएफ चला सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ का अगर यहाँ लिंक डाल दोगे तो पीडीएफ तुम्हारा ओपन हो जाएगा गूगल के पीडीएफ में। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, और इसको एक्सप्लोर कर लेना। और एक बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है इसमें, तुमने देखा होगा कि अलग अलग साइट पे क्या होता है कि यूट्यूब वीडियोस दिख रहे होते हैं। यूट्यूब पे नहीं दिखता, पर किसी अलग वेबसाइट पे यूट्यूब के वीडियोस दिख रहे होते हैं। तो मान लो कि मैं यूट्यूब खोलता हूँ, अ, यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं किसी भी वीडियो को उठा लेता हूँ, मान लो ये उठा लेता हूँ। वीडियो क्यों नहीं बन के आ रहा है, ठीक है इसको ही ओपन कर लेता हूँ। देखो जब भी इस पे शेयर का ऑप्शन होता है ना, जब भी इस पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, हमें एक आई फ्रेम देता है। देखो ये लिंक भी हम यूज कर सकते हैं, पर इम्बेड में जाने पे क्या होता है, हमें ये एक आई फ्रेम ला के देता है। तो ये आई फ्रेम हमको चाहिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आई फ्रेम अपना हटा करके इस आई फ्रेम को लगा देते हैं। तो इसमें क्या हुआ,
बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं कि इसका विड्थ कितना होता है, इसका हाइट क्या होगा, इसके एसआरसी पहले से लगा हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर 0 है, अलाउ में हम बोल रहे हैं कि ये ऑटो प्ले वगैरह ये सब डाल रहे हैं कि ये सब अलाउ रहे, वेब शेयर अलाउ रहे, पिक्चर इन पिक्चर मोड अलाउ में ऑन हो जाए। ठीक है, अलाउ फुल स्क्रीन भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब देखो ये कैसा दिख रहा है। अब देखो हमारे वेबसाइट पे एक यूट्यूब वीडियो आ जाएगा, देख रहे हो। और हम इस यूट्यूब वीडियो क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट से चला भी सकते हैं। तो ऐसा देखा होगा तुमने, कई जगह यूज होता है। तो ये बेसिकली आईफ्रेम का एग्जांपल होता है। और पीडीएफ वगैरह भी हम इसमें डाल देंगे तो वो भी दिखेगा। तो चलिए, पता नहीं होता लोगों को तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेना। अब आई गूगल थिंक कि मैप्स अब, भी। हाँ, गूगल मैप्स भी हम यूज कर सकते हैं। देखो गूगल मैप में क्या होता है ना, जैसे ही गूगल मैप हम ओपन करते हैं, और कई बार लोग कंफ्यूज भी रहते हैं गूगल मैप कैसे आ रहा है वेबसाइट पे। तो ये बेसिकली और भी तरीके होते हैं, क्योंकि जब बड़ी वेबसाइट बनती है तो वहाँ पे क्या होता है, गूगल के एपीआई वगैरह खरीदने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीजें हमें परफॉर्म करनी होती हैं। पर बेसिक लेवल पे अगर मुझे अपना लोकेशन किसी के साथ शेयर करना होता है तो मैं सीधे जाके शेयर पे क्लिक करके इसका, गूगल मैप भी हमें आईफ्रेम देता है, हम इसका आईफ्रेम यूज कर सकते हैं अपने साइट पे। शेयर और इम्बेड मैप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इम्बेड मैप करते हैं तो हमें देखो ये आई फ्रेम मिल रहा होता है, हम कॉपी करते हैं इसको। और अगर हम इस आई फ्रेम को अपने साइट पे यूज करेंगे तो होता क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास एक गूगल मैप आ जाएगा। देखो, देखो गूगल मैप अभी हमारे पास आ गया है, हम इसको अपने साइट पे यूज कर सकते हैं। और तुमने देखा होगा अलग अलग साइट पे लोग अपने फूटर में लगाते हैं अपना एड्रेस शेयर करने के लिए। तो इसमें हाइट विड्थ हम चेंज कर सकते हैं, मान लो इसको 200 पिक्सल कर देते हैं और विड्थ 600 की जगह हम मान करते हैं 100% कर देते हैं। तो देखो ये पूरे साइट पे पूरा कवर कर लिया। तो ऐसे करके लोग लगाते हैं। और इसमें जूम वगैरह हम और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तुम लोग चेक करना है इसको कैसे काम करता है ये। तो इसको चेंज हम कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली आई फ्रेम के कुछ एग्जांपल्स हैं। और मुझे लगता है कि जितने मेन टैग होते हैं ना, मैं बता दिया। और सैकड़ों टैब है यार, तुम लोग जाके खुद से एक्सप्लोर करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, अगर मैं सब बता दूंगा यहाँ से कुछ यूज नहीं करोगे। बेसिकली मैं इतने टाइप बता दिया हूँ कि अभी कुछ बनाने बैठोगे ना तो कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये चीज मुझे पता नहीं कैसे बनता है। और फिलहाल में भविष्य में कुछ ऐसा लगता है तो पूछ लेना यार, खुद से एक्सप्लोर कर लेना, चैट जीपीटी तो है ही, मिल जाएगा सब कुछ। बेसिकली जितने टैग हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वो मैं बता दिया हूँ, और इससे ज्यादा कुछ हम यूज करते नहीं है तो बहुत सारे और। किसी को था ना असाइड टैग के बारे में, असाइड टैग कैसे होता है, ये कैसे, ये क्या होता है। बेसिकली असाइड टैग भी एक कंटेनर हमें बना के देता है, पर ये जब हम, एक मिनट यार। ठीक है, तो बेसिकली असाइड टैग में क्या होता है, ये हमें कंटेनर एक बना के देता है। और इसमें क्या, ये बेसिकली कुछ खास करता नहीं है, बस ये सिमेंटिक एचटीएमएल का पार्ट है। और हमारे जो गूगल बोट के क्रॉलर होते हैं जो हमारे पेज को पढ़ते हैं, उनको आइडिया देता है कि इसमें क्या होगा, कुछ साइड बार टाइप का कुछ होगा जो लेफ्ट साइड में होता है, नहीं हम क्लिक करते हैं ओपन होता है तो उसमें कुछ साइड बार का मटेरियल रखा होगा। ये बस इतना आइडिया देता है। बेसिकली हर एक, ये भी एक कंटेनर ही बनाता है हमें, जिसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आई थिंक एचटीएमएल टैग्स के बारे में। किसी को और कुछ पूछना है एचटीएमएल पे तो पूछे, अदरवाइज हम सीएसएस पे शिफ्ट करने वाले हैं अब। हाँ बताओ हर्षित। सर ये पूछना था कि जो सेक्शन टैग और डिव टैग होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। कल क्लास में तुम नहीं थे क्या? सर थे। थे तो मैं कल बताया था ना, सेक्शन टैग भी हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर बनाता है। और डिव टैग भी क्या करता है, एक कंटेनर ही बनाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब देखो, एक मिनट, सेक्शन टैग लिखने पे हमें मालूम चलता है कि एक वेबसाइट का कोई एक सेक्शन होगा। ये क्लियर इंडिकेशन देता है हमें ना, सेक्शन टैग इज आल्सो पार्ट ऑफ सिमेंटिक एचटीएमएल। तो इससे क्या होता है, हमें क्लियर आइडिया मिलता है, हमें भी मिलता है। और हमारे जो गूगल बोर्ड्स होते हैं जो हमारे वेबसाइट को पढ़ रहे होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उनको भी आइडिया मिलता है कि सेक्शन टैग क्या होगा, वेबसाइट में कोई एक सेक्शन बना रहा होगा। ठीक है, जिसमें हम कुछ चीजें रख रहे होंगे। ये हमें उतना आइडिया देता है। अब डीप टैग कोई अगर देखेगा ना, तो डीप टैग ऐसा टैग है ना जिससे तुम पूरी वेबसाइट बना सकते हो अपनी, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी अदर टैग। तो डीप टैग देख के कोई नहीं जान सकता कि इससे पूरी वेबसाइट बनी है, कोई एक पार्ट बना है कि इसके अंदर कोई इमेज रखा हुआ है, कोई कुछ बता नहीं सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी बनाते तो दोनों कंटेनर हैं। ठीक है, असाइड टैग भी यही काम करता है। ठीक है, और क्या था, समरी टैग था, कुछ और आर्टिकल टैग था, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये सब क्या करते हैं, सब एक कंटेनर बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, बट इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है ना। आर्टिकल टैग अगर यूज करते हैं तो इस, किसी को चाहिए डिव एंड स्पैन टैग में डिफरेंस।
यार ये भी तो कल हमने बात किया था। डीप टैग एक ब्लॉक टैग होता है, पूरा विड्थ कवर करता है। स्पैन टैग उतना ही विड्थ कवर करता है जितना उसको जरूरत होता है, इसका उतना कंटेंट होता है। तो ये सब खुद से कुछ एक्सप्लोर करो यार, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कल। किसी को ऐसा लग रहा है नहीं किया तो भाई बताओ, फिर हम फिर से कर लेंगे डिस्कस।